अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ईद की आमद है, लेकिन उससे कबल भी ऐसा लग रहा है कि सियासी सरगर्मियां मांद नहीं पड़ी हैं और अभी भी एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है सियासी तौर पर। ये तमाम ही अक्लो शऊर रखने वाले लोगों का ख्याल है कि डायलॉग ही मसले का हल है, बातचीत के ज़रिए ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। और इसके लिए बीड़ा उठाया है अब जमात इस्लामी ने और सिराजुल हक साहब ने ना सिर्फ एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की। और उसके बाद अब जमात इस्लामी तैयारी कर रही है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ईद के बाद बुलाई जाए, जिसका यकनिकाती एजेंडा है कि इलेक्शन की तारीख तय की जाए और डायलॉग्स के ज़रिए एक सियासी टेम्परेचर को कम करके कोई मुत्तफ़िक़ा हल तलाश किया जाए इस सारे सियासी बहरान का। और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए बाज़ाहिर ये लगता है कि शायद दोनों तरफ से उन्हें कोई गो अहेड, कोई ग्रीन सिग्नल मिला है, इसी वजह से उन्होंने इसको आगे बढ़कर अब मज़ीद इस एक स्टेप आगे ले जाने का सोचा है। क्या वाकई ये कोई जो एक सही है इनकी नतीजा खेज़ हो सकती है या नहीं, या अभी मज़ीद इसमें कोई रुकावटें आ सकती हैं? फिर ये कि जो अदालती फ़ैसला आया हुआ है, क्या उसमें भी कोई गुंजाइश है कि ये इसको आगे किया जा सकता है इलेक्शन की डेट को किसी एक मुत्तफ़िक डेट पर होने के लिए? तो ये बहुत सारे आइनी और कानूनी सवालात भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल अभी एक माहौल बना हुआ है जिसमें स्टिल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, गुमशुदगी भी हो रही है बहुत से कारकुनान की अभी तक। तो क्या ऐसे माहौल में पीटीआई को ये सूट करता है कि वो जाकर इन लोगों के साथ बैठे और गुफ्तगू करे? ये सब वो बातें हैं जिनके ऊपर बात होगी। और कुछ बातों से पर्दा उठाया मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने क्या इंकशाफात किए उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात करूँगी मैं फैसल चौधरी साहब से। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आपको क्या ये जो पीटीआई को और पीडीएम के साथ मिलकर कोशिश की है सिराजुल हक साहब ने कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको वहाँ पे दावत देकर और मसले का हल निकाला जाए, तो आपको नज़र आता है कि ये जो अलग अलग मुलाकातें हुई हैं उसमें कोई ग्रीन सिग्नल उन्हें दिया गया है, इसीलिए वो आगे इससे एक स्टेप बढ़कर अब एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जमात इस्लामी की कोशिश को तो सराहना चाहिए, एक अच्छी कोशिश है। क्या वो बारआवर साबित होती है, नहीं साबित होती, इसका इन्हिसार हुकूमती रवैये पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने देखा है कि जब भी इमरान खान ने ये बात की है कि बात की चीत करने को तैयार है, तो वो सैबोटाज की जाती हैं। अब जिस तरह से पीटीआई के लीडरशिप को जो है वो उठाया जा रहा है, ईद में भी आप देखेंगे कि कुछ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये मुझे तो ये बेल मुंडे चढ़ती हुई नज़र नहीं आती। क्योंकि इसकी जो एग्जीक्यूशन है, आइडिया अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन की शायद कैपेसिटी जमात इस्लामी में नहीं है। और फजल रहमान जो कि पीडीएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हलीफ है, उन्होंने तो इनकार कर दिया है बातचीत करने से। तो और दूसरी ये जो बातचीत है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो मुमकिना कार्रवाई है तौहीन अदालत की, उससे भी बचने की कोशिश नज़र आती है हुकूमत की तरफ से। और उसकी जो है ये कि बातचीत करके ये टाइम गुजारा जाए, क्योंकि जो हमला किया गया हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सोचा समझा, वो काफ़ी हद तक पसपा हुआ है और वो हमला कामयाब नहीं हो सका। वकरा जो है वो भी चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हुए हैं। और उनमें से जो हुकूमत मुखालिफ आवाज़ें हैं, कल आपने देखा कि लाहौर में होने वाली जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है, उसमें पार्टी एफिलिएशन से हट के हर वकील जो है अपने इदारे के साथ खड़ा हुआ। और इसका असर आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे, जब ईद के बाद शायद लाहौर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार से खिताब भी करेंगे और वो एक डेवलपमेंट होगी इम्पॉर्टेंट। तो बाकी ये कोशिश अच्छी है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो कोशिश है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और आपका क्या ख्याल है कि कहीं पीछे हलकों में ये बहुत तेज़ी से इदराक हुआ है कि बातचीत होनी चाहिए और इसीलिए जमात इस्लामी को किसी ने ये दिया है कि आप इन लोगों को लेकर बैठें, या फिर ये उनके अपने तौर पर कोशिश है? गुडविल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है, मैंने जो आज कॉलम मेरा छपा है उसमें भी यही लिखा है कि जो आर्मी चीफ ने बात की थी हम सबका पाकिस्तान, तो उसके हवाले से देखें सिराजुल हक साहब जो हैं उनको तमाम सियासी हल्कों में, दीनी हल्कों में एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है और उन्हें जमात इस्लामी के अमीर के हवाले से
जो अपना किरदार अदा किया है उसको भी आप बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत से दूर नहीं रख सकते। तो इस मामले में जो दोनों का ग्रीन सिग्नल है पीटीआई की तरफ से और नून लीग की तरफ से, वो तो है, लेकिन इशारा भी है। और वो जो इशारा है और जिन हलकों की आपने बात की है, क्योंकि इस वक्त कोई और ऐसा सियासतदान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे थे जिन पे के दोनों फरीक मुत्तफिक हो सके या दोनों से वो बात कर सकें। क्योंकि अगर आप बात करें आसिफ अली जरदारी साहब की, वो भी क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है, तो लेकिन वो खुद एक स्टेक होल्डर है, वो खुद हुकूमत का हिस्सा है, इसलिए पीटीआई वाले कभी भी उनके साथ उस तरह से बैठने को तैयार ना होते। लिहाजा जमात इस्लामी जो है उसको ये टास्क दिया गया, उनसे ये कहा गया कि आप मेहरबानी करें और आप एक इस वक्त जो है वो किरदार अदा करें ताकि उसमें मुल्क की जो सूरत हाल है बेहतरी लाई जा सके और मुल्क की जो इस वक्त सियासी भूचाल जो आया हुआ है उसको उसमें थोड़ा सा ठहराव आ सके। लेकिन इमरान साहब इन्होंने जो दोनों से मुलाकातें की है, पहले वजीर आजम से भी और इमरान खान साहब से भी, उसके बाद अब ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो क्या समझा जाए कि क्या इन दोनों जमातों ने इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मैंडेट लेके ये चलेंगे उसकी तरफ से इन्हें इन दोनों जमातों ने भी ग्रीन सिग्नल दिया आपके ख्याल से, जिसकी वजह से आगे उन्होंने एक स्टेप बढ़ने का सोचा है? समझना देखिए, दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया और हमारे जराये के मुताबिक, हमारे वाक़ाने हाल के मुताबिक पीटीआई की तरफ से भी, इमरान खान साहब की तरफ से और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से सराजुल हक साहब को ये बावर कराया गया है कि आप बिल्कुल हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, मामला देखने को तैयार हैं, लेकिन आप भी इस बात पे देखें कि अगर आप हमसे बैठ के कोई फैसला हम करते हैं, बामी रजामंदी से किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस पर फिर अमल भी किया जाएगा? क्या ये मुमकिन होगा कि हम सब लोग बैठ जाएं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे चीजें तय हो जाएं, तो फिर स्टेक होल्डर ऐसा है जो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पे उस पर अमल दरामद भी करवा सके? तो हमारे वाकफाने हाल के मुताबिक पहले यही सवाल खुद सराजुल हक साहब भी था कुछ लोगों से कि मैं अगर मिलके ये मामला करवा लेता हूं तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि हम अगर कोई नतीजा निकालें तो वह मामला हल हो जाएगा। जिसके बाद उन्हें ये जवाब दिया गया कि अगर सियासतदान मिलके कोई फैसला कर लेते हैं तो तमाम रियासती इदारे उसको एंडोर्स करेंगे और उसमें किसी किस्म की कोई ना तो कमी की जाएगी ना ही कोई मुतालबा किया जाएगा। उस यकीन दहानी के बाद जो है सराजुल हक साहब ने इन दोनों से जब मुलाकात की तो उन्हें भी ये कहा है कि जनाब अगर हमारे साथ बैठ के आपको फैसला करते हैं तो फिर वो फैसला यकीनी और हतमी होगा, उसमें किसी भी फरीक की तरफ से कोई दबाव या कोई ऐसा आंसर सामने नहीं आएगा जिस पे कोई। चलिए, ये तो अब गुडी बातें हैं, लेकिन क्या ये इसी तरह सूट भी करती हैं? क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन अगर हार जाएंगे इसलिए वो इलेक्शन में नहीं जा रहे, तो डेट से उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या इसके ऊपर इख्तिलाफ इनका ख़त्म हो जाएगा? लेकिन चौधरी साहब, आप इस बात को समझते हैं कि ये सही बात है कि उनको आशीर्वाद हासिल है ताकतवर हलकों की और उन्हीं के ग्रीन सिग्नल के ऊपर वो ये सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं बातचीत का, सराजुल हक साहब भी और जमात इस्लामी ओवरऑल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना सराजुल हक साहब को मुक़्तदर हलकों ने कहा है, ना ही उनका मुक़्तदर हलके उनके थ्रू बात करेंगे। मुक़्तदर हलके इस वक्त जो है वो अपनी उसी पुरानी डगर पे हैं और अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जब पेशरफ्त होगी तो वो अपने ज़राए के ज़रिए होगी और उसका जो मरकज़ है वो प्रेसिडेंट अलवी होंगे। इस वक्त तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है और स्टैंड स्टिल मामलात हैं और अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ये एक रखना आया है जिसने अपना ऑर्डर किया है और कल उस पर देखना है कि स्टेट बैंक जो कि वो अपनी यकीन दहानी करा के गए थे गवर्नर स्टेट बैंक, उस पर अमल दरामद करते हैं या उनको रोका जाता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये मामला जहाँ पे होने हैं वहीं पे होंगे। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि इसको सराहना चाहिए, इस माहौल में, टेंशन के माहौल में अगर कोई कोशिश करता है बात करवाने की और बातचीत में ब्रिज बनने की, तो उसमें उसको सराहना ज़रूर चाहिए। लेकिन आपको कामयाबी के इम्कान कम नजर आते हैं। ठीक हो गया, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पॉइंट मुझे इसमें कामयाबी के इम्कान। जी इमरान साहब, जी कहें।
हाँ, इस पे मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि चौधरी साहब अभी जो फरमा रहे थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की, तो ये बात नोट कर दें कि इस पे भी बात हुई है, लेकिन आरिफ अलवी साहब की सालिसी को हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी वो सदर मुमलिकत के ओहदे पे जरूर हैं, लेकिन वो पार्टी के एक नुमाइंदे के तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए सदर मुमलिकत के साथ हम इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो उस पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए ये एक इंटरेस्टिंग है टॉपिक और इस पर भी फर्दर भी बात कर, और हम कोशिश करते हैं जमात इस्लामी से भी हमें कोई नुमाइंदगी हासिल हो और हम फिर सही तौर पर ज़्यादा बात कर सकें कि क्या उन्हें मैंडेट मिला है और ये अपनी उनकी काविश है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी कि कोशिश हो रही है बातचीत के लिए, लेकिन जहाँ पर ये हो रहा है कि अना के मसले हैं, वहीं पर प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सूट नहीं करती हैं। अगर पीटीआई 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने आगे जाने के लिए तैयार हो भी, तो क्या हुकूमत को ये सूट करता है कि वो फिर पीछे आ जाए और आके इंतखाबात करवा ले? क्या उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ इससे चेंज हो जाएंगी? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बेसिकली तो इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि पीडीएम सिर्फ अपनी गैर मकबूलियत की वजह से इलेक्शन नहीं जा रही। तो इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त फरीद अहमद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या इस पर अपनी तौर पर सोच रहे हैं कि ये कितनी नतीजा खेज हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका फरीद पराचा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पराचा साहब, जमात इस्लामी ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है इस टेंस्ड माहौल में बात करवाने के लिए, बातचीत कराने के लिए, जिस तरह से आगे बढ़ी है। लेकिन सर, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितने इम्कानात आपको लग रहे हैं कि ये बातचीत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि 2 रहनुमाओं से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी और इमरान खान साहब से भी अलग अलग तो मुलाकातें हुई हैं, तो उनके मूड से क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि बातचीत आगे बढ़ सकती है, या फिर अभी बहुत ज़्यादा आपस में तनाव है, इख्तिलाफ है, जिसका दूर होना फ़िलहाल मुमकिन नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इस मरहले पे दोनों पहुंच चुके हैं कि अब इनके पास आपस में बैठने के अलावा कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। या तो ये है कि फिर सूरत हाल को हालात के मझधार पे छोड़ दिया जाए और उसके जो भी नताइज निकलें, या फिर यह है कि ये मिल बैठ के कोई तय करें। तो हम ये समझते हैं कि अब इसके बाद एक तरह से बंद गली में जा चुके हैं। अब इसके ये जमात इस्लामी ने एक कोशिश की और हमने कहा कि हम सहूलतकार बनते हैं, आइए बैठे मिल के। ये यकनोकाती एजेंडा है कि इलेक्शन किस तारीख को हो, और इलेक्शन जो है वो इस वक्त तो जो कुछ हो रहा है कि 14 मई को इलेक्शन एक सूबे का हो जाए, फिर किसी और का हो जाए, फिर ज़िमनी इलेक्शन हो जाए, फिर कौमी इलेक्शन हो जाए, तो ये तो फिर मुल्क को टुकड़ों में बांटने की और आइन को मुतनाज़ बनाने की एक सूरत हाल होगी। लेकिन आप मिल बैठ के करें तो आइन में से भी रास्ता निकल आएगा, पार्लियामेंट से भी निकल आएगा, अदलिया से भी निकल आएगा। लेकिन ये कि बहरहाल पहले तो पार्टियों का इकट्ठा होना और किसी एक नतीजे पे पहुंचना जरूरी है। तो ये हमारी कोशिश है, हम पर उम्मीद है ये सर आपकी अपनी इनफरादी कोशिश है जमात इस्लामी की, या कोई आशीर्वाद भी हासिल है ताकतवर हलकों की, ऐसे सर्कल्स की जो मैटर करते हैं? नहीं, हमारे तो अवाम की तायीद है। हम समझते हैं हम लोग सारे इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं कि कुछ होना चाहिए। एक पूरी कौम को एक बुखार की कैफियत में इन पार्टियों ने मुब्तला कर दिया है। तो कोई हमारा ना किसी पराचा साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था कि फजल रहमान साहब को आप कैसे मनाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब को आप कैसे मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत हार्ड लाइन ली हुई है। देखिए ना, अब ये है ना कि जी जहाँ जब पीडीएम है, हम तो इनफरादी सबको मिल रहे हैं, यानी बहसियत पीडीएम नहीं मिल रहे। मौलाना फजल रहमान साहब को भी जेयूआई के सरबराह के तौर पर हम मिलेंगे और इसी तरह बाकी भी पार्टियों के पास है। लेकिन ये है कि जब एक इज्तिमाई नुक्ता नज़र पीडीएम बनाएगी तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी उसका पासदारी करनी होगी। अच्छा पराचा साहब, फिर ये फरमा दीजिए कि अभी तक खान साहब के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही है सर? किन से जी? इमरान खान साहब से ठीक है, मुलाकात अच्छी है। इमरान खान साहब के साथ पीटीआई? जी ठीक है, पीटीआई से अच्छी। क्या उन्होंने आपकी कोशिश का मुस्बत जवाब दिया?
जी बिल्कुल मुस्बत दिया है। यानी हम समझते हैं कि जो एक था कि वो शायद कोई बहुत हार्ड लैंड उन्होंने नहीं ली, रुका कि ठीक है हम ये चाहते हैं कि जी आप जो आप कोशिश कर रहे हैं। राजा साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पार्टीज जो है अपने वफ्द भेजेंगी या सरबराह खुद शरीक होंगे? ये मामला है, हम तो ये चाहते हैं कि सरबराह खुद शरीक हो, इसलिए कि मामलात के जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तो सरबराहों की शमूलियत से होता है। हमारी कोशिश यही होगी कि सरबराह खुद शरीक हो। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फरीद अहमद बराचा साहब, थैंक यू सो मच। तो जनाब बराचा साहब उम्मीद है और हम भी उम्मीद लगा लेते हैं जनाब के चलिए कुछ निकल आए और इस सारे क्राइसिस से जान छूटे, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। चौधरी साहब, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाह रही हूँ कि एक जानिब ठीक है बातचीत होती रहे और आप कहते हैं कि ये बातचीत भी शायद इसी चक्कर में है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसकी तलवार ना चल जाए इस हुकूमत के ऊपर, तो उससे बचाव का रास्ता। लेकिन सर अब आप कल क्या होता देख रहे हैं? अगर कल नहीं पैसे मिले गवर्नर की तरफ से और उसके बाद वो बता देते हैं कि जी मैं नहीं जमा करवाए, हुकूमत ने मना कर दिया है जो भी, उसके बाद आपको लगता है कि अब अगली तलबी जो है वो वज़रा की है, वज़ीर आज़म की है? अगर ये तो कल अगर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक अवॉइड कर रही है सारे मामले को जिस तरह, लेकिन हुकूमत का एक सोचा समझा मंसूबा है। आज भी वज़ीर दाखिला ने अपने हलके में बैठ के सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ दी हैं और उन्होंने ये बावर कराया है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस तरह जो बातें की जा रही हैं एक जमात की तरफ से की जा रही हैं और किसी की शय पे की जा रही हैं। इस किस्म की बातों से तासुर ये मिलता है कि हुकूमत हर सूरत में महाजराई पे जो है वो तैयार है और वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ महाजराई हो, लेकिन ये महाजराई शायद हुकूमत के को बहुत नुकसान भी पहुंचाए और उनके गले में हड्डी की तरह बन जाए। जो ये मामलात कर रहे हैं, जिस तरीके से निज़ाम को ही थ्रेट कर रहे हैं और उसकी निज़ाम की जमहूरी निज़ाम को लपेटने के लिए एक सही की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को जो है दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले तकसीम की कोशिश की गई, वो नाकाम हुई, तो फिर पार्लियामेंट से आपको लगता है कि अब अल्टीमेटली से सुप्रीम कोर्ट को बुलाना पड़ेगा इन लोगों को जो जिम्मेदारान है बराह रास्त? सुप्रीम कोर्ट ज़मीना और चारा नहीं है। अगर वो अपने हुक्म पे अमल दरामद ना करा सकें तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मफलूज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी और कार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आने वाले दिन क्या लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हारून रशीद साहब, सबसे पहले सर फरमाइएगा, एक बड़ा घिसा पिटा सा सवाल है आजकल के दिनों का कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे 14 मई को? आपको होते नजर आ रहे हैं? नहीं 14 मई को इलेक्शन होना मुश्किल है। बाहर वो डिटर्मिन्ड है। देखिए ना, जमात इस्लामी वाले वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके लिए। परसों वो शहबाज शरीफ से मिले, कल इमरान खान से मिले और आज राना सनाउल्लाह ने कहा जितना चाहे जोर लगा लें, मतलब आइन कुछ भी कहता हो, कानून कुछ भी हो, मुल्क का मफाद किसी भी चीज में हम नहीं कराएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुश्किल नजर आता है। अब तो वक्त ही इतना कम रह गया तो बंदोबस्त करना मुश्किल होगा। सरकारी अफसरों को सुना है, राजी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप इनकार करते हैं तो फिर बाद में आपको कंपनसेट कर देंगे। एक माफिया की तरह जब काम किया जा रहा हो तो फिर मामूल के तरीके से तो नहीं हो सकता। आजाद कश्मीर में देखिए, बिल्कुल वहाँ बगावत कराई गई है और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को गांठ लिया गया है। पार्टी अमलन वहाँ पीटीआई को तोड़ दिया गया है और वो इमरान खान की मर्जी का वजीर आजम अब नहीं बन सकता। अब जो दूसरे लोग हैं उनकी मर्जी का ही बनेगा। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें यानी मनमानी करने वाले अब जत्थे बन गए हैं और वो अपना कोशिश कर रहे हैं अपने जो भी उनके बस में है। होगा तो सही इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। हम बहुत से मफरूजे सुन रहे हैं कि अमरीकी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। आज मैंने कहा किसी प्रोग्राम में कि अमरीकी पागल हो गए हैं क्या? उनके थिंक टैंक बिल्कुल बंद हो गए हैं, उनका सफारत खाना काम नहीं कर रहा, उनकी वजारत खारजा काम कर रहा, वो पागल हैं, उसको बनाएंगे। अजीब अजीब लोग पैदा हो गए हैं, अजीब अजीब थ्योरियां हमारे सामने आ रही हैं। इस वक्त कोई चीज नहीं हो सकती। जमात इस्लामी ने अगर तो पसे पर्दा कोई काम किया होता, जब लगता नहीं है किया है, तो फिर तो हम कोई तवक्को रखते। वैसे तो अगर सुलह हो जाए इससे अच्छी कोई चीज नहीं।
फाइनली कोई समझौता तो होगा, इलेक्शन तो होंगे। 60-65% लोगों को नाराज करके पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि आबादी के काबिल जिक्र हिस्से को नाराज करके कि निज़ाम हुकूमत नहीं चलाया जा सकता। उधर अपना आप देख रहे हैं सऊदी अरब में तो कोई नवाज शरीफ साहब सिर्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं थे, उर्दू में कहते हैं वहशत ज़दा। वो आदमी जिसे कुछ सुझाई ना दे रहा, उनकी हालत खराब थी। और अभी तक तो इत्तला यही है कि सऊदी शाही खानदान के साथ उनकी मुलाकात की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम रही है। और तासुर तो ऐसा बनाया गया था हारून रशीद साहब जैसे उनको कोई उन्होंने सऊदीया ने कोई रॉयल विजिट पे बुलाया हुआ है, स्टेट गेस्ट हैं, लेकिन उसके बरक्स तो देखिए ना मीडिया में उनके बहुत लोग हैं और वो ये चमत्कार तो करते ही रहते हैं। जब वो सुलह कर ली थी शहबाज शरीफ ने, वो जो बरतानवी अखबार के खिलाफ मुकदमा किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी सादिक और अमीन बन गए। वो तो जैसे कल परसों जरदारी साहब ने कह दिया कि इमरान खान अपने हामियों को पैसे देता है। भाई वो अपना 60-61% अगर लोग उसके हामी से सर्वे कह रहे हैं तो ये 6-7 करोड़ बनते हैं, 8 करोड़ जी। तो 8 करोड़ आदमियों को पैसे देता है वो। वो तो सियासतदानों के जो मुंह में आता है कहते हैं जो चाहते हैं। और मीडिया भी कमाल है, मीडिया इन सब चीजों को नशर करता। कल मैंने देखा वो कुछ चैनल्स है अपना, एक ऐसे आदमी को नाम लेना नहीं चाहिए, एक ऐसे आदमी को लाइव दिखाया जाता रहा काफी देर तक जिसको कोई अपनी चारपाई में बैठने न दे। अच्छा, वो हम भी यही तो कर रहे हैं, सारी कौम कंफ्यूज है, कोई मालूम नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा वाज़ेह फैसला दे चुकी थी, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए वाज़ेह फैसला देती है ना कि तकाजा क्या है। सवाल ये है कि हम आईन को मानते हैं। वो 3 बातें जो बरे सगीर के बारे में कही जाती हैं, एक तो टाइन बी ने कहा इसकी हौलनाक कदामत पसंदी, दूसरा इन्फीरियरिटी, एहसास कमतरी, तीसरा अदम तहफ़्फ़ुज़ लोगों में जो है। ये देखिए ना, इलेक्शन होंगे, हार जाएंगे, यही है ना मसला, और तो कुछ नहीं है ना, जाहिर है। और हार जाएंगे तो क्या क़यामत आएगी, फिर कल आपकी बारी आ सकती है। मगर इस तसव्वुर से कांप रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए सादा अल्फाज में ये है, इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन चाहेगी उस दिन इलेक्शन हो जाए। लेकिन हारून रशीद साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं कर सकते जी, तो उन पे भी दबाव है, अवाम का दबाव है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो महाजराई शुरू की है, इसका कोई नतीजा होगा? आपको लगता है कि कभी चीफ जस्टिस साहब को जाना पड़ जाए, या इसका उल्टा हुकूमत पे असर होगा कि हुकूमत को ही ना घर जाना पड़ जाए हुक्म-उदूली के चक्कर में? देखिए वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। हमारी अब तक की मालूमात ये हैं कि जो जज आईन के साथ खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं, और वो कोई उनमें से नहीं है। हुकूमत को वो घर नहीं भेजना चाहते, शहीद नहीं बनाना चाहते, वो इंतजार करेंगे, तहम्मुल का मुजाहरा करें। चंद हफ्ते मुश्किल हैं, ये चंद दिन मुश्किल हैं। मीनवाइल कोई फार्मूला तो बहरहाल बनेगा। मुस्तकिल तौर पर तो ये कशमकश इसलिए नहीं रह सकती कि किसी भी मुल्क की इकानमी से ज्यादा ऐसी हालत में नहीं रह सकती जिसमें क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारून रशीद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं जी, और भी खबरें और भी जुड़ी हुई हैं इनसे, उन पे भी तज्जिया लेंगे, इमरान साहब का भी और चौधरी साहब का भी। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले आज़ाद कश्मीर के सियासी मामलात का भी जिक्र हुआ, जहाँ पर पीटीआई के मुंतखब वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के जुर्म में घर जाना पड़ा है, और उसके बाद वहाँ पर अब नया वज़ीर आज़म ज़ाहिर है कि उनका इलेक्शन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई तो वहाँ पर मेजॉरिटी में है, बुनियादी तौर पर तो बज़ाहिर लग रहा था कि पीटीआई अपना नया वज़ीर आज़म वहाँ पर ले आएगी, लेकिन अब सूरत हाल में कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि उनके कुछ मेंबर्स जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, और वो हो सकता है कि अपोजिशन जो उम्मीदवार है उसकी हिमायत का ऐलान कर दे। तो बड़ी दिलचस्प वहाँ पर भी सूरत हाल हो गई है। वहाँ से हमारे नुमाइंदे सरदार नईम चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं। चुगताई साहब, ज़रा फरमाइएगा कितने कितने मेंबर्स हैं किस पार्टी के, और कौन कौन कैंडिडेट है वज़ीर आज़म का? इंतखाब के दिन क्या आपको लग रहा है कि कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है पीटीआई को?
जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने खुद भी बताया, लेकिन उसमें थोड़ी सी सूरत हाल कुछ यूं है कि जो मौजूदा वजीर आजम जो थे तनवीर इलियास पीटीआई के, ये 21 माह में तहरीक इंसाफ की जानिब से दूसरे वजीर आजम है जो फारूक हुए हैं, लेकिन इन पे इस दफा तौहीन अदालत लगी है। तौहीन अदालत लगने के बाद जब इनको फारूक कर दिया गया तो कायम मकाम का चार्ज दिया गया और नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास पिछले 3 रोज से बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना ही शेड्यूल जारी हो सका। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हुक्मरान जमात थी तहरीक इंसाफ, वो अपना नाम भी नहीं पेश कर सकी। और उसकी वजह यह है कि उनके मेंबरान जो हैं उनकी तादाद में कमी आई है। उनके 32 मेंबर्स थे, जिनमें से एक उनका नाहल हो गया। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि जो कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन हुआ उसमें उनका उम्मीदवार अगर से जीता, लेकिन उसने 27 वोट लिए हैं, यानी कि यूं हुक्मरान जमात के 5 वोट कम हुए हैं। इसी तरह अगर बात करें दूसरी तरफ जो पीटीएम है वो 3, यहाँ पे आजाद कश्मीर में पीटीएम में 3 जमातों पे मुश्तमिल है, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी। उन तीनों के मिला के 20 लोग बनते हैं, उनकी 20 सीटें हैं। उनको अपना बंदा बनाने के लिए 27 लोग चाहिए। आजाद कश्मीर की इस वक्त यानी कि जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी उसको 27 लोग चाहिए वजीर आजम के इंतखाब। तो यहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी तक तहरीक इंसाफ अपना नाम नहीं दे सकी। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और जो साबिक वजीर दफा हैं परवेज खटक, वो भी पिछले 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कायरा यहाँ पे आके खुद बैठे हुए हैं। ताहम पीटीआई के अंदर ही सदर आजाद कश्मीर की पीटीआई के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उनकी जेर सरपरस्ती में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है 7 लोगों पे मुश्तमिल। वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो इस वक्त अपना बंदा दे रहा है, और जिसको पीडीएम, जिसने कल पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार दिया गया था, जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं उनका नाम चौधरी यासीन है, उनका नाम पहले चला था। लेकिन उसके बाद आज जो है वो मुस्लिम लीग नून ने भी अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा। अभी शाम को उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि हम भी अपना उम्मीदवार दे रहे हैं, जबकि जो पीडीएम की एक इत्तेहादी जमात थी, एक सीट वाली जेके, नहीं तो वो अगर वो अपना दे देंगे तो फिर तो वो नहीं कोई भी जीत सकता, फिर तो पीटीआई जीत जाएगी, क्योंकि जो मेंबर्स हैं अगर टूट जाते हैं, क्योंकि इन सब के वोट मिला के फिर पीटीआई के वोट को ये करेंगे ना मैनेज। लेकिन अगर आपस में ही अलग अलग उम्मीदवार खड़े कर लेंगे तो फिर तो फायदा नहीं है इनके। जी बिल्कुल यही मसला आ रहा है, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है तो पीटीआई के वोट। अब इंतखाब किस दिन होना है वजीर आजम का? जी इंतखाबात के लिए पिछले 3 दिन से टाइम दिया जा रहा है, अभी तक भी नहीं हुआ कोई वक्त मुकर्रर। जी अब कल सुबह 11 बजे का दोबारा वक्त दिया गया है, लेकिन जो हमारे जराए हैं अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर रहे, चूंकि अभी भी इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब अभी जोड़ तोड़ जारी है, यानी कि अपोजिशन हुकूमती बेंच बैठा हुआ है जहाँ के एक अजीब व गरीब। ठीक है, यानी वो अपना जोर लगा रहे हैं। चलिए, यानी इसका मतलब है अभी सूरत हाल वाज़े नहीं, किसी को भी सरप्राइज मिल सकता है, जोड़ तोड़ जारी। बहुत शुक्रिया आपका चुगताई साहब, आपने सूरत हाल हमारे सामने रखी। लेकिन मैं एक छोटी सी इस पे चौधरी साहब की भी और इमरान साहब की भी ले लूँ। चौधरी साहब, क्या यहाँ पर भी यही कानून लागू होगा कि अगर वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए किसी और ने मुनहरिफ हुआ कोई वो रुकन, तो वो उसका वोट भी कंसिडर नहीं होगा और ना वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा? ऐसी सूरत हाल यहाँ पे भी लागू होगी? नहीं, आज़ाद कश्मीर के आइन में ऐसी प्रोविजन नहीं है। और गालिबन इसी वजह से ये जो पीटीआई का अंदरूनी मामला है, ये इसमें चौधरी बेसिकली ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद और तनवीर इलियास की लड़ाई है। सरदार तनवीर इलियास की जो पीछे बतौर वज़ीर आज़म नॉमिनेशन थी, उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद कोई खुश नहीं है। दूसरा, मेरा ख्याल में पीटीआई की तरफ से जो टीम बनाई गई है, असद कैसर और परवेज खट्टक साहब सद एहतराम, कश्मीर की पॉलिटिक्स पे उनका कोई इतना असर नहीं है। वो उनके लिए उनको वो लोग चाहिए जिनका जो कश्मीर के जो ख़ासकर उसकी डायनेमिक्स में बरादरीज़म को बहुत ज़्यादा एक तो मामला है उधर, और वहाँ पे ये सारे मामले को देखने के लिए जो फुता पटवार से अगर कोई इनकी टीम होती तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती, क्योंकि ज़ाती ताल्लुकात होते हैं लोगों के। तो इधर आपको मेरे ख्याल में वो जो वहाँ पे टीम डिलीवर नहीं कर पा ठीक है। चलिए, मुझे जरा इमरान साहब को भी इस पे ले लेने की वजह से, जैसे बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो जटों का धड़ा है, मीरपुर डिवीजन का और बिम्बा डिवीजन का,
उसमें भी स्पीकर चौधरी अनवार हक का अपना ग्रुप है, उनका अपना ग्रुप है, और इधर से पूंछ में और पूंछ डिवीजन और दूसरे डिवीजनों में सरदार तनवीर इलियास वगैरह का एक अपना धड़ा है। तो ये बेसिकली धड़ों की सियासत है वहाँ पे कश्मीर में, और इसमें डिवाइडेड है और इसलिए हमें नजर आ रहा है कि मसले मसाइल हैं, लेकिन साया होने के नाते कोई सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज नहीं। अच्छा इमरान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? जो हमने देखा था कि एक असेंबली में जिस तरह से चेंज आया 1 साल पहले, क्या वही अब सूरत हाल हमें आज़ाद कश्मीर में भी नजर आ रही है? इमरान साहब, ऐसा हो जाएगा? सुमीना, कश्मीर की जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, उस पर मुझे ना आज बड़ी शिद्दत के साथ इमरान खान का वो नारा जो है ना, और उनका वो तराना याद आ रहा है कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई ले। अच्छा, मामला ये है कि जब आप जो फसल बीजते हैं ना, आपको वो काटना पड़ती है। जिस तरह के मामला होते हैं उस तरह से होना पड़ता है। बड़ा ही अलमिया हमारा कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो उस तरह इस डगर पे पहुंच चुकी है कि अब सियासतदान जो है उनके लिए चीजें बड़ी सानी हैसियत की रह गई हैं कि क्या है, क्या कमिटमेंट क्या है, किसका हक है, किसका हक नहीं है। देखिए अक्सरियत किसके पास है, अकलियत में कौन है। यहाँ पे अचानक से कुछ होता है और सब जो है ना एक दिन उसके वफादार होते हैं और अगले ही लम्हे पता चलता है कि उनके लीडर में तो खराबी बड़ी थी। अब नया जो बंदा है उसमें सारी पीपल्स पार्टी बना लेगी हुकूमत, क्योंकि ये खबरें तो बड़ी सर्कुलेट कर रही थी कि जी कोई पता नहीं पीपल्स पार्टी को कमिटमेंट दे दी गई है कि जी आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत बनवा रहे हैं। तो ये खबरें तो थी। पार्टी की नहीं है बात, पीपल्स पार्टी की नहीं है बात, है इमरान खान की हार और जीत की। इस वक्त इशू ये सिर्फ ये है कि क्या इमरान खान को शिकस्त का मजा चिखाना है या नहीं चिखाना। अगर इमरान खान का कैंडिडेट एक तरफ से एक अदालत में इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाअहल हो जाते हैं, दूसरी तरफ उनकी जो पसंदीदा या टिकट होल्डर है वो वजीर आजम नहीं बन सकते, तो फिर मकसद ये है कि खान को आउट किया जा रहा है। खान को ये मैसेज देना है कि तुम तो उन्होंने असेंबलियां खुद तोड़ ली और जहां पे हुकूमतें हैं उन्होंने कहा वहां पे हम खुद गिरा देते हैं। चले ये आपको लग रही है सिचुएशन। इमरान साहब आप साथ रहिएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आज हमने शामिल किया प्रोग्राम में कि आइंदा इंतखाबात में 90 लाख से ज्यादा नौजवान वोटर्स अहम किरदार अदा करेंगे, और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने भी इस सिलसिले में आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प है कि इतनी बड़ी तादाद में जो नौजवान वोटर्स हैं और वो शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद ये कि वो पहली दफ़ा भी कुछ उनमें से हैं जो कि हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या इस सूरत में एक हम ड्रामाई तब्दीली देखेंगे वोटिंग पैटर्न में? ये भी सवाल जानना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त फाफिन के सरबरा सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद है, इन उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, उनके इल्म से इस्तेफादा करते हैं। सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और खुशाइंद भी कि माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यूथ जो है वो हमारा अपना चुनाव करेगी हक़ राय दही से। लेकिन सर ये 90 लाख से ज़्यादा जो नौजवान वोटर्स हैं, इसका ट्रेंड और कैसे आप इनको देखते हैं? क्या ये पॉलिटिक्स में उस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे आके? आपको लगता है कि ये यूथ इतनी पॉलिटिक्स में उस तरह से इन है? देखिए, जो अभी तक मालूमात हमारे सामने आई है, 90 लाख का तो एडिशन हो गई है, लेकिन इससे पहले भी बहुत बड़ी तादाद जो टोटल हमारे यहाँ पॉपुलेशन है यूथ की 18 से लेकर 35 साल तक की, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है ख़ास पार्टी को पसंद करती है। तो बुनियादी तौर पर जो आज इलेक्शन कमीशन के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वोटर्स के बारे में एज ब्रेकडाउन जो दी है, उसमें तकरीबन आप समझें कि आधे से ज़्यादा जो वोटर हैं वो यंग लोग हैं, लोग हैं, और उनका वोटिंग बिहेवियर जो है वो एल्डर्स की निस्बत फ़र्क है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन है, हम देख रहे हैं सियासी हवाले से पीटीआई की, और इससे पहले जो पंजाब के बाई इलेक्शन हुए थे 20, उसमें भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर नशिस्तों पर पीटीआई ही जीती थी, और उसमें यूथ का किरदार सबसे ज़्यादा था। गैलप ने एक ओपिनियन पोल किया है, IRIS ने किया है, iPod ने किया है, हमारी अपनी तंजीम पतन ने भी किया है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रेटिंग करने वाले लोग हैं वो पीटीआई के हक में है, और सबसे जो कम नेगेटिव रेटिंग है वो भी पीटीआई की है, यानी कि इमरान खान साहब की है।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो एडिशनल जो नंबर दिए हैं 9 मिलियन के लगभग है, तो इससे जो ये प्रेडिक्शंस की जा रही थी कि पीटीआई बहुत भारी अक्सरियत से जीतेगी, तो मुझे लगता है कि जो ओपिनियन पोल्स हमें बता रहे थे वो इलेक्शन कमीशन के आज के जो दिए उन्होंने आदाद-ओ-शुमार दिए हैं वोटर्स, उसमें एक बड़ा फैक्टर पे यूथ का भी है। लेकिन बारिश साहब वैसे फैक्टर बन गया। ठीक, बारिश साहब आपकी जाती राय में, आप इलेक्शन एक्सपर्ट भी हैं, लोगों के सारे ट्रेंड्स को ऑब्जर्व भी करते हैं, आपकी जाती राय में क्या वजह है यूथ पीटीआई की तरफ ज्यादा क्यों माइल है? देखिए 2-3 वजूहत है। पहली बात तो इमरान खान का जो अपने इमेज है बहैसियत क्रिकेटर के, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, फिर उन्होंने जो काम किए हैं, हॉस्पिटल बनाया है, फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है, फिर उनका इमेज जो है वो एक नौजवान का है और वो कि उनकी उम्र जो है वो 70 साल के लगभग है, लेकिन उनका जो इमेज है, उनकी जो अपील है वो और जो इमेजिनेशन है वो जो लोग हैं नौजवान हैं उनको ज्यादा है, क्योंकि एक रोल मॉडल के तौर पर जो यूथ है वो हमेशा देखती है, वो कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें कि 1968 की जो तलबा तहरीक थी और फिर भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी जो 1970 के इंतखाबात में बढ़ी थी, जो कि 1970 के इंतखाबात तक चलती रही, तो हम समझते हैं कि वो एक जो नजरिया होता है, नया नजरिया, नई इमेजिनेशन और एक जो है वो ड्रीम बिल्ड करना, एक जो होप देना है कौम को, वो यूथ में हमारे यहाँ ज्यादा नजर आती है। और दुनिया भर में यही ट्रेंड है कि ऐसा पॉलिटिशियन जो लोगों की, खासतौर पे नौजवानों को कोई उम्मीद दिला सके कि हम अगर मैं आया तो मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। दूसरा, पाकिस्तान में इंसाफ का एक बुनियादी मसला है और तहरीक इंसाफ के नाम पर जो उनकी जो प्रोग्राम है वो भी नौजवानों को ज्यादा अपील करता है कि मेरिट की बुनियाद पर जॉब्स हो, तरक्की हो मुल्क के अंदर। उनकी बातें यूथ को दिल पे लगती हैं, तो इसलिए जो यूथ है, चूंकि वो उनके हीरो भी रहे हैं जवानी में, तो वो जाहिर है सब उनको आइडियलाइज भी करते हैं। शुक्रिया आपका सरवर बारिश साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि ये एक मेजर फैक्टर है कि अब इतनी बड़ी तादाद में यूथ नई शामिल हो गई है वोटिंग लिस्टों में, तो सब इस बात को मानते हैं कि ज़्यादा उनका रुझान पीटीआई की तरफ है, ये भी एक खौफ है पीडीएम को, लेकिन ये लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सके इमरान साहब यूथ को? उसके 2-3 बुनियादी वजूहात है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का एक शख्सियत का करिश्मा है और यूथ को हमेशा से वो अपील करते हैं, यूथ अपने आप को उनके साथ रिलेट करती है। आप ये देखिए कि इवन इमरान खान साहब के जो एडवाइजर है उन्होंने उनको जो गाइड किया, जो समझाया कि इमरान खान जब तकरीर करते हैं, जब मीडिया टॉक करते हैं, तो सिवाय इसके कि वो चंद उसमें आप देखेंगे, आपको नजर आएगा कि बाकायदा सियासतदानों की तरह शलवार कमीज पहन के, ऊपर प्रेस कोट पहन के फिर बात करें, अदरवाइज वो जलसों में भी इधर होगी जो बिल्कुल नौजवानों की तरह टी शर्ट्स पहनते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं, तो वो अपने आप को किसी ना किसी तरह से यूथ के साथ जो है वो इंगेज किए रखते हैं और यूथ को अपने साथ इंगेज किए। चलिए चौधरी साहब से भी पूछते। चौधरी साहब, ये तो हमने इमरान साहब वक्त खत्म हो गया, मुझे 1 मिनट सिर्फ रह गया, चौधरी साहब का भी ले लूं। चौधरी साहब, ये लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाए? हालांकि उम्र तो सबकी तकरीबन बराबर ही है इस वक्त, जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इमरान साहब कर लिए अट्रैक्ट यूथ को, ये लोग क्यों नहीं कर पाए? उनका यूथ का प्रेसिडेंट कैप्टन सफदर है और उनके यूथ के सदर सारे 28-25 साल के लड़के हैं, यही फ़र्क है। उनको पता है कि जिस जनरेशन के साथ उन्होंने डील करना है उन्हीं के लड़के जो हैं एज के, और पीटीआई ने जितनी यंग लॉट इंट्रोड्यूस कराई है पॉलिटिक्स में, यही फ़र्क है। अभी तक जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं बाकी पार्टियां नहीं समझ सकी, इमरान खान समझते हैं, और इमरान खान जो यूथ के मसाइल हैं या यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं और यूथ की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको टैप करते हैं, और इसी वजह से वो नौजवानों में मकबूल हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये आज हम को यहीं पे समेटते हैं। ये एक राय है, देखते हैं इसके ऊपर वाक़तन अमली तौर पर हमें इसका कुछ इफेक्ट नज़र आता है या नहीं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।